हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी लर्नर्स। आज हम इनकम टैक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना। अब देखिए, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैसे हो सकती है। सपोज़ अगर हमारे पास में 2 हाउस हैं और एक में हम रहते हैं, एक हमारा वैकेंट पड़ा हुआ है। हमने दूसरा हाउस अपना सोल्ड आउट कर दिया है, सेल कर दिया है उसको हमने, तो क्या हम उसको अपनी हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे? क्या हम अपनी उस हाउस प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के बाद में जो मनी हमारे पास में आएगी, क्या हम उसको इनकम बोलेंगे? आपके आंसर जो भी हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर हमारे पास में एक घर है, उसमें 2 फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पर हम रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर हमने रेंट पे दिया है। उससे होने वाली इनकम को क्या हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे? बताइए। जी हाँ, अगर मैंने फ़र्स्ट कंडीशन आपको दी थी कि हमारे पास में 2 घर हैं, 2 घर में से एक घर हमने सेल आउट कर दिया है, तो क्या उससे होने वाली इनकम हमारी इनकम होगी? नहीं, क्योंकि हमारी एसेट कम हो गई है ना। प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी हमारी एसेट थी, वो पहले से हमारी प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब सोल्ड आउट करने के बाद में वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं रही है, तो इसलिए वो कोई इनकम नहीं होगी। लेकिन सेकंड वाले ऑप्शन में मैंने बोला था कि हमारे पास में 2 फ्लोर हैं, एक फ्लोर पे हम रहते हैं, एक फ्लोर हमने रेंट पे दिया है, तो रेंट पे देने वाले फ्लोर से जो भी इनकम होगी उसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। क्लियर है? तो अब समझते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ आती है। कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। इट मीन्स कोई भी बिल्डिंग और उसके साथ जुड़ा हुआ कोई भी लैंड, उसको हम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड करेंगे, है ना। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साथ में कोई पार्किंग एरिया होता है, या फिर पार्क होते हैं, या फिर कोई प्लेग्राउंड वगैरह कुछ भी बच्चों के लिए हो सकता है, बालकनी हो सकती है ना। तो उसको भी हम एक पूरा हाउस प्रॉपर्टी ही मानेंगे, उसको भी कंसिस्ट करेंगे उसमें, है ना। सेकंड पॉइंट आता है ऑफ विच द एसएससी इज़ द ओनर। जिसको हमने हाउस प्रॉपर्टी बोला है, एसएससी ही उसका ओनर भी होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि जो उस हाउस प्रॉपर्टी में रह रहा है, सपोज हमने लेट आउट किया है अपना फर्स्ट फ्लोर और उस पर जो किराएदार रह रहे हैं वो उसके मालिक होंगे, नहीं, जो एसएससी होगा वो ही सिर्फ रेंट पे कर सकता है ना। एसएससी ही उसका ओनर भी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है विच इज़ नॉट यूज फॉर पर्पज़ ऑफ एसएससी बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब एसएससी वो होता है जो टैक्स को पे करता है ना। तो एसएससी उस जगह को, उस बिल्डिंग को या फिर उस लैंड को बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पज़ से यूज़ नहीं कर सकता है ना। वो सिर्फ उसको लेट आउट ही कर सकता है, यानी रेंट पर ही दे सकता है उस प्रॉपर्टी को, तो ही उससे होने वाली इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट होगी। कुछ एग्जाम्पशंस हैं कि किस किस बेसिस पर चार्ज नहीं लगेगा, है ना। लेट आउट टू एम्प्लॉयज़ और अदर्स। अगर हम अपना घर किसी एम्प्लॉयज़ को रेंट आउट करते हैं, रेंट पे देते हैं, तो हमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, है ना। लेट आउट टू अथॉरिटीज़ फॉर लोकेटिंग बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा। अगर हमारे पास में कोई बिल्डिंग है और वो हमने बैंक को दी है, पोस्ट ऑफिस को दी है, पुलिस स्टेशन को दी है, तो भी हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, है ना। और अगर हम पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन करते हैं, मतलब हम पीजी देते हैं किसी को, तो भी हमारे ऊपर रेंट नहीं लगता है ना। अब सेकंड पॉइंट आते हैं द पर्सन इज़ हुज नेम द प्रॉपर्टी इज़ रजिस्टर्ड। ये पॉइंट हमारा सेकंड वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ऑफ विच द एसएससी इज़ द ओनर, मतलब एसएससी ओनर होना चाहिए। अब ओनर की देखते हैं, ओनर कौन कौन हो सकता है इसमें, है ना। एक होता है डीम्ड ओनर, एक होता है द पर्सन इज़ इन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज़ रजिस्टर्ड, यानी जो प्रॉपर्टी है वो जिसके नाम से रजिस्टर्ड होगी, एक तो वो ओनर हो सकता है। दूसरा हो सकता है डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर भी अब टाइप देखते हैं किस किस को डीम्ड ओनर बोल सकते हैं, है ना। डीम्ड ओनर मतलब ओनर कोई और है उसका, लेकिन उसका जो टैक्स है वो कोई और पे करता है, जो टैक्स पे करता है उसको डीम्ड ओनर बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप आता है डीम्ड ओनर का, who transfer any house property to his or her spouse without any adequate consideration or to a minor child। अगर सपोज कोई हस्बैंड है, वो अपनी प्रॉपर्टी टैक्स से बचने के लिए अपनी वाइफ के नाम कर देता है, लेकिन रिटर्न में वो कुछ नहीं लेता है उससे, है ना। सिर्फ टैक्स से बचने के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने वाइफ के नाम करता है, तो जो हस्बैंड होगा, हस्बैंड को हम डीम्ड ओनर के नाम से उससे टैक्स पे कराएंगे।
कि तुम डीम्ड ओनर हो अपनी वाइफ की, जो तुमने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी दी है, नाम उसके नाम कराई है, तुम उसके डीम्ड ओनर हो क्योंकि तुम्हारी वाइफ को तुमने विदाउट एनी कंसिडरेशन अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है ना। तो इसलिए बेशक ओनर वो है लेकिन उसका टैक्स पे तुम करोगे क्योंकि तुमने टैक्स से बचने के लिए उसको ट्रांसफ़र किया अपनी प्रॉपर्टी। A member of a cooperative society, company or an AOP to whom a building or its part is allotted or leased under a house building scheme of the society, company or association shall be deemed to be the owner of that property। अगर हम अपना घर या फिर अपनी कोई बिल्डिंग या फिर अपना कोई एरिया हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को या कंपनी को या फिर AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन को देते हैं, तो उस टाइम पर जो उसका मालिक कहलाया जाएगा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी मानी जाएगी, ना कि जो उसका रियल ओनर होगा, है ना। या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कंपनी या फिर ये या फिर AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इनको माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इफ़ अ पर्सन टेक लैंड ऑन लीज एंड कंस्ट्रक्ट अ हाउस अपॉन इट ही विल बी डीम्ड टू बी इट्स ऑनर। मतलब अगर हम हम एक लैंड लेते हैं, एक लैंड का पीस लेते हैं और उसमें हम कंस्ट्रक्शन खुद शुरू कर देते हैं, उसमें खुद से घर बनाना शुरू कर देते हैं अगर, तो उसके ओनर उस टाइम पर हम माने जाएंगे, है ना। जिसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, जिसने उसको लीज़ पर उधार मतलब रेंट पर ले रखा है उस ज़मीन को, और वो उसको कंस्ट्रक्शन अगर स्टार्ट कर देता है तो उस टाइम पे उसको ओनर माना जाएगा, ना कि जो उसका रियल ओनर होगा, है ना। अब लास्ट आता है हमारा ये अलग पॉइंट है, डिस्प्यूटेड ओनरशिप। डिस्प्यूटेड ओनरशिप वो ओनरशिप होती है, सपोज एक लैंड है हमारे पास में या फिर एक बिल्डिंग है और उस पर झगड़ा चल रहा है ना, कि नहीं ये ज़मीन मेरी है और ये ज़मीन मेरी है, और उस पर सूट चल रहा है, केस जो रखा है उस पर कोर्ट में डेट्स लगती हैं उसकी, तो उस टाइम पे मतलब जो उसमें रह रहा होगा, है ना, या फिर जिसके नाम होगी वो उस टाइम पर, तो उसको हम डिस्प्यूटेड ओनरशिप बोलते हैं। कि यानी ये डिस्प्यूटेड ओनरशिप है कि अभी तो ओनरशिप मेरे पास है लेकिन इस पर लड़ाई चल रही है, ये किसी के पास में भी जा सकती है। तो अब हम पढ़ते हैं एग्जम्पशंस रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ एग्जम्पशंस होती हैं जो कि हाउस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग होती हैं, है ना। वो भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है फुल्ली एग्जम्प्ट यानी जितना हमारे पास में इनकम हुई सारी की सारी एग्जम्प्ट, और एक होती है कि पार्शियल एग्जम्प्ट। पार्शियल एग्जम्प्ट कब होती है, जो कि हमको डिडक्शन मिलती है ग्रॉस टोटल इनकम में से। जब हम हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं उसमें से हमको कुछ डिडक्शंस मिल जाती हैं, कुछ अमाउंट हमारी डिडक्ट हो जाती है ग्रॉस टोटल इनकम में से, तो मतलब पार्शियली एग्जम्प्ट होती हैं, है ना। तो ये दो टाइप की होती हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फुल्ली एग्जम्प्ट इनकम के बारे में, और फिर बाद में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्शियली एग्जम्प्ट यानी डिडक्शन इज़ अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में। क्लियर है। फर्स्ट पढ़ते हैं फुल्ली एग्जम्प्टेड इनकम। फुल्ली एग्जम्प्ट इनकम अब कौन सी इनकम होती है, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस यानी खेती से, एग्रीकल्चर से होने वाली, फील्ड से होने वाली इनकम को, इसका एक अलग से चैप्टर है उसके बारे में, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल बस हम ये देखते हैं कि कौन सी एग्जम्प्ट होती हैं हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, है ना। तो इनकम फ्रॉम फार्म हाउस ये एग्जम्प्ट होता है, फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय, और वो प्रॉपर्टी जो जिनके ओनर ये लोग होंगे, है ना, जिनके ओनर ये लोग होंगे वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगी उनकी इनकम। अगर लोकल अथॉरिटी उस बिल्डिंग की ओनर है तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ट्रेड यूनियन है तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर ये लोग उस ट्रस्ट के मतलब उस बिल्डिंग के या फिर उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं तो इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ डिडक्शंस होती हैं, कितनी डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, एक म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट होता है। तो देखते हैं अब कि क्या क्या होता है उसमें। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए, आने वाले टाइम में आपको बाकी सभी चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, ताकि मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ जितना से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए।
ओके, थैंक यू।